बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इफ़ का फार्मूला मुकम्मल तफसील और मिसालों के साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इफ़ का फार्मूला असल में है क्या? इफ़ के फार्मूले में हम कंप्यूटर्स को कोई टारगेट देते हैं, कोई लॉजिकल टेस्ट देते हैं और उसके बाद उसे दो जो है ऑप्शन दे देते हैं कि अगर ये टेस्ट राइट हुआ, अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो फिर आपने ये वाली ऑप्शन करनी है, और अगर ये टारगेट अचीव ना हुआ तो फिर आपने वैल्यू फॉल्स यानी ये वाली वैल्यूज़ जो है ये वाला काम करना है। ठीक है, तो चलें हमारे पास ये इस वक्त कुछ वर्कर्स हैं और उनकी बेसिक सैलरीज लिखी हुई हैं मेरे पास टारगेट क्या है कि मैंने ये करना है कि जिस वर्कर्स की सैलरीज 20,000 से कम है या 20,000 है तो हमने उसको 2,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस देना है, और अगर किसी की सैलरीज 20,000 से ज़्यादा है तो हमने उसे ये हाउस रेंट अलाउंस नहीं देना। तो हम अपना फार्मूला शुरू करते हैं। हमने कोई भी, जैसे भी पहले भी बता चुका हूँ कि फार्मूला शुरू करने से पहले इक्वल का निशान डालना है, उसके बाद इफ़ और ब्रैकेट शुरू। अब ब्रैकेट शुरू करने के बाद पहले वो पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि दिस सेल इज लेस देन और इक्वल, लेस देन है या बराबर है किससे? 20,000 से। ठीक है, तो उसके बाद ये वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये टेस्ट ठीक हो जाता है, ये इसी तरह जैसा आपने सोचा है वैसा हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर आपने यहाँ पे 22,000 लिख देना है। और अगर ये नहीं होता तो फिर मैं क्या करूं? कोमा डाल के आपने अगली वैल्यू लिख देनी है कि यहाँ पे 0 कर देना है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे उसने ये हमारी जो है वैल्यूज लिख दी है, हमारा टारगेट अचीव। देखें, अब ये वर्कर्स की सैलरी जो है 18,000 है, अगर हमने इसकी सैलरीज 25,000 कर दी है तो इसका हाउस रेंट ख़त्म हो गया है, और जैसे ही ये 20,000 वर्कर्स है इसकी हमने सैलरीज जो है यहाँ पे 22,000 की है तो इसका जो है हाउस रेंट इसका भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अच्छा, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह है कि अगर हमने इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपनी जो है टेक्स्ट की सूरत में कोई चीज़ लिखनी है तो उसमें हमने डबल कॉलम के अंदर लिखना है। अगर टेक्स्ट लिखना है तो डबल कॉलम के अंदर लिखना है, अगर कोई सेल का नेम या कोई वैल्यूज़ या कोई फार्मूला लिखना है तो उसके लिए हमें डबल कॉलम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, हमारा इस वक्त टारगेट ये है कि ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और ये उनके ऑब्टेन्ड मार्क हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिखना है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम हैं तो उसको हमने फेल कर देना है, और जिस स्टूडेंट के मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा हैं उसे पास कर देना है। तो फॉर्मूला हमने क्या लगाना है? इज इक्वल इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, यानी ये दोनों इकट्ठे हमने लिख दिए हैं 40। ठीक है, देन अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को हमने डबल कॉलम के अंदर लिखना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हमने डबल कॉलम के अंदर लिखना है। और अगर अब ये वैल्यूज़ नहीं पूरी होती तो फिर क्या करें? फिर हमने यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिखना है डबल कॉलम के अंदर, फेल। ठीक है, जैसे ही हमने ये एंटर किया तो उसने ये लिख दिया। जैसे ही मैं इसे करूँगा तो जो स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम हैं तो उसे उसने ऑटोमेटिकली फेल कर दिया है। जैसे ही मैं इसके मार्क्स 20 करूँगा तो उसने उसे फेल कर दिया, और इसके अगर मैंने 45 कर दिए तो उसे उसने पास कर दिया। ठीक है, ये हमारा था दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हमने इफ़ का फार्मूला एक ही सेल में एक से ज़्यादा बार उसे 2-3 टारगेट देने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है? देखें, ये हमारे पास कुछ इनवाइसेस हैं और ये किस डिपार्टमेंट के इनवाइसेस हैं? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हैं या प्रोविंशियल बोर्ड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हैं। ठीक है, तो अब FBR का जो है इस वक्त रेट है 4.5%, लेकिन अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इनवाइस है तो उसका रेट है 10%। हम यहाँ पे टेक्स्ट का रेट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू दिस सेल इज इक्वल, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि अगर टेक्स्ट है तो आपने उसे डबल कॉलम के अंदर लिखना है। दिस सेल इज इक्वल FBR। देन अब वैल्यू ट्रू क्या है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, FBR के बराबर आ जाता है, तो आपने 4.5% लिख देना है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ नहीं आती, लेकिन हम इसे एक और टारगेट यहाँ पे दे देते हैं कि इफ़, ठीक है, दिस सेल इज इक्वल PRA।
देन 10%। अब देखिए हमने इसे दो टारगेट इकट्ठे दे दिए हैं कि अगर ये D3 सेल जो है FBR के बराबर आता है तो 4.5% कर दें, अगर ये D3 सेल PRA के बराबर आता है तो 10% कर दें। लेकिन अगर दोनों वैल्यू नहीं आती तो वैल्यू फॉल्स क्या है कि अगर फिर क्या आपने ऑप्शन करनी है, फिर आपने 0% कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने एंटर किया उसने ये फार्मूला जो है ऐड कर दिया। हमने इसे जो है जब इसे परसेंटेज में लेके आएंगे और पॉइंट के बाद एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे तो ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। देखें अब हमारे पास ये अगर वैल्यूज़ है इसने 0% किया होगा क्योंकि ये ना PRA की है ना FBR की है। जैसे ही हम यहाँ पे FBR लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली इसका रेट 4.5% कर देगा। और ये PRA है, अगर इसको भी हम FBR करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो इसको भी उसने 4.5% कर दिया है। अच्छा, ये था हमारा तीसरा स्टेप जिसमें हमने अपने टेक्स्ट को जो है दो बार एक ही सेल में इसके फार्मूले को दो अपने टेस्ट दिए हैं और उसके बाद जो है वैल्यू फॉल्स लिखी है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि हमने पिछले स्टेप में किया है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट का रेट लिखा है, लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का रेट ना आए बल्कि टेक्स्ट कैलकुलेट होकर उसकी अमाउंट आ जाएगी, ये टेक्स्ट कितना बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि इज इक्वल इफ दिस सेल इज इक्वल FBR, अगर ये सेल बराबर है FBR के तो आपने क्या करना है, देन के लिए कोमा। ठीक है, दिस सेल। अच्छा, हमने अगर आगे कोई छोटा फार्मूला लिखना है तो हमने उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हमने उसे बता दिया कि अगर ये सेल FBR के बराबर आ जाता है तो आपने इस सेल को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट किया कोमा। अब हम इसके दूसरा टारगेट अपना देंगे। दूसरा टारगेट हमारा क्या है कि इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, दिस सेल D3 इज इक्वल PRA। ठीक है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर हमारा ये सेल जो है PRA यहाँ पे लिखा हुआ हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको फिर दूसरा फार्मूला एक छोटा लगाना है कि देन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमने उसे दो जो है अपने जो है उसे टारगेट दे दिए हैं। और तीसरा ये कि अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें 0 लिख देना है। ठीक है, नहीं 0 हम यहाँ पे यही सिर्फ इनवाइस की वैल्यू लिखेंगे, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने जस्ट ये सेल लिख देना है। हम जैसे ही ये एंटर किया तो उसने जो है यहाँ पे हमें ये बता दिया कि इसके ऊपर टेक्स्ट जो है बनता है 450। ठीक है, अगर हम इसको ये पूरे में कॉपी करते हैं, देखें ये सेल में कोई भी नहीं लिखा हुआ तो इसलिए उसने उसका टेक्स्ट भी नहीं लिखा। जैसे ही यहाँ पे हम FBR करेंगे तो उसने इसका 4.5% टेक्स्ट जो है यहाँ पे अमाउंट्स लिख देगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे पास कुछ अपने जो है चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं और कुछ उनके आइटम कोड्स हैं और उनके हमारे पास रेट भी लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी आइटम का कोड लिखें तो आइटम का नेम ऑटोमेटिकली आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसमें एक इफ़ के फार्मूले को अगेन एंड अगेन यूज़ करना है ताकि हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स को इसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि इज इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू, दिस सेल इज इक्वल 101। ये हमारी पहली आइटम का कोड्स है। ठीक है, अगर ये हमारा ये वाला सेल 101 हो तो आपने क्या करना है, तो जब जैसे हमने टेक्स्ट लिखना है तो उसे डबल कॉलम के अंदर लिखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी पहली आइटम्स है। तो फिर अब दूसरी ऑप्शन लिखनी है कि इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, दिस सेल इज इक्वल 102, देन लैपटॉप। फिर हमने अपनी तीसरी ऑप्शन लिखनी है कि इफ, ठीक है, दिस सेल इज इक्वल 103, देन डबल कॉलम के अंदर प्रिंटर्स।
ठीक है। फिर हमने अपनी चौथी ऑप्शंस भी लिख देनी है, इफ़, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, दिस सेल इज इक्वल 104, ठीक है, देन डबल कॉलम के अंदर माउस। अगर इन चारों में से कोई भी हम कोड नहीं आता, इसके अलावा कोई कोड है, तो फिर अदर लिख देना है, ठीक है, अदर। अदर को भी हम जो है डबल कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने एंटर किया तो उसने ये अदर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट्स का अपनी का आइटम का कोड लिखेंगे 102, तो उसने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया है 10। हमने ये सेल जो है तमाम सेल्स में कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे 101, 103, 102 ये आ गया, ठीक है। हमारे पास जैसे ही हमने जिस चीज़ का कोड डाला उसका उसने हमें उसका नेम लिख दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे रेट भी ऑटोमेटिकली ही लग जाए, तो हमने यह क्या करना है, उसके लिए फिर यही फार्मूला लगाना है। मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ, ठीक है, सॉरी, हमने इसी फार्मूले को तमाम को कॉपी किया, अच्छा, ये फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे लैपटॉप जहाँ पे नेम लिखे हैं यहाँ पे मैं उनकी जो है अमाउंट्स लिख दूंगा, उनकी जो है वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 10,000, ठीक है, और लैपटॉप की जगह पे लैपटॉप की वैल्यू लिख दी 15,000, प्रिंटर की जगह पे प्रिंटर्स की वैल्यू लिख दी 8,000, और माउस की जगह पे माउस की वैल्यू लिख दी 250, और अदर की जगह पे 0 लिख दिया, ठीक है। ये उन्होंने उसका निकाल के हमें रेट दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट अपना जो है ये फार्मूला तमाम सेल में कॉपी किया। अब हमने यहाँ पे जस्ट आइटम का नेम चेंज करना है, 103 लिखा तो उसने माउस कर दिया, ठीक है, 103 प्रिंटर कर दिया और प्रिंटर्स का रेट लगा दिया। 104 करेंगे तो ये माउस में चेंज हो जाएगा और माउस का रेट लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर टोटल अमाउंट्स हमारी आ गई है, ठीक है। ये था हमारा चौथा स्टेप, ठीक है, पांचवा स्टेप। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस एक स्टेप में हमने देखें इफ़ का फार्मूला कितना ही लंबा और कितना ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। इफ़ का फार्मूला हमने अगेन एंड अगेन यूज़ किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे पास ये कुछ मंथ हैं और कुछ सेल है हमारे पास। अब हमने निकालना है कि इसका टारगेट क्या है। हमारा टारगेट था कि 1 लाख सेल हर मंथ आपने करनी है, और ये उन्होंने 1 मंथ सेल कितनी किया 85,000, 1,16,000, 90,000। हम आप बोनस देना चाहते हैं, वो किस तरह देंगे हम देखेंगे कि ये अगर तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अगर 1 लाख से कम है तो हम यहाँ पे उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, या कुछ आप डॉट डाल दें, या कुछ नहीं, या गोल नॉट अचीव लिख दें, टारगेट नॉट अचीव लिख दें। देखें अब फार्मूला इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट शुरू दिस सेल इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। अगर ये सेल बड़ा है 1 लाख से तो आपने पहली वैल्यू देनी है, वैल्यू 2 क्या है तो आपने लिखना है टारगेट अचीव, टारगेट अचीव्ड। और अगर ये वैल्यूज़ हमारी पूरी नहीं आती, यानी 1 लाख से बड़ा नहीं होता सेल, तो फिर हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फॉल्स उसे देनी है। वो क्या लिखना है, हम उसे जस्ट डैश डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने एंटर किया तो उसने ये डाल दिया कि इसकी वैल्यू, इसको बोनस नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने किया ये इस मंथ इन्होंने टारगेट अचीव किया है तो उन्होंने लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूला जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ मेरी पसंद आई है तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।